जिस घर में हम मुकीम थे वो घर हमारे दादाजी का था और ये घर मेरे दादा अब्बू के वक्त का ही बना हुआ था। फिर जाहिर सी बात है कि घर की जो तामीर है वो भी पुरानी बुनियादी तर्ज पर ही हुई थी। इसलिए काफी अरसे से माँ सिवा दादी के यानी दादी के अलावा हम सभी की यही ख्वाहिश थी कि इस घर को तोड़वा कर दोबारा से इसका नक्शा बनवा कर इस घर को बंगलों के जैसा बनवाया जाए। और दादी थी जो ये चाहती ही नहीं थी कि हमारा घर टूटकर फिर से नया बने। वो इसी घर को पसंद करती थी और पता नहीं क्या वजह थी कि वो इसके लिए मना करती थी। और वो कहती थी कि जिस घर की ईंट ईंट में दादा अब्बू के खून पसीने की कमाई है उसको कैसे आखिर हम लोग गिरा सकते हैं, उसको कैसे तोड़ सकते हैं, जबकि इसमें उनकी खून पसीने की कमाई लगी है। लेकिन ताया अब्बू और मेरे वालिद और हम सब के बेहद इसरार के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दादी मान भी गई। लेकिन अब समस्या ये थी कि घर की दोबारा तामीर करवाने के लिए हमें ये घर खाली करना पड़ता और दूसरी जगह शिफ्ट होना था। और उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि इस वक्त हमारे मोहल्ले में कोई भी घर खाली नहीं था जो किराए से हमें मिल सके। कोई भी किराए का घर उस वक्त हमारे मोहल्ले में मौजूद नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि घर तो बनवाना ही है तो दूसरे मोहल्ले में मकान देखा जाए। इसीलिए हम दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। हमने घर का काम शुरू किया। जिस मोहल्ले में हम रहने गए थे उस मोहल्ले के लोग बड़े मिलनसार, बड़े मोहब्बती थे। लेकिन उसी मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जिनके चेहरे पर खौफ और डर की जैसी कैफियत हमेशा बनी रहती थी। पहले तो मैंने इस बात को अपना वहम जाना, लेकिन बाद में तस्दीक हो गई कि मेरा मुशाहिदा जो है वो दुरुस्त है। इस मोहल्ले में पानी भरने के लिए एक ट्यूबवेल मौजूद था। ट्यूबवेल से 3-4 फीट के फासले पर एक कब्र भी मौजूद थी। कब्र की जो मिट्टी थी वो बिल्कुल जमीन के बराबर ही थी, लेकिन एक साइड पर लगा हुआ कदवा, एक पत्थर इस बात की निशानी देता था कि ये कोई कब्र है और माजी में यहाँ पर कोई दफन भी हुआ है, जो बदस्तूर इसी जमीन में अबदी नींद सोया हुआ है। मोहल्ले में भी उस कदबे के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता था कि इस कब्र के कदबे में कोई चुड़ैल, कोई भूत या रूह टाइप की कोई चीज कैद है, जिसे एक और बुजुर्ग ने सालों इबादत करके इस कब्र के कदबे में कैद किया था। लेकिन उस बुजुर्ग की वफात के बाद इस कब्र के कदबे से वो रूह, भूत जो भी कुछ था, पूर्णमासी की रात को वो बाहर आता और अपनी रगों को इंसानी खून से तर करके ही वापस इस कदबे में चले जाया करता था। मैंने जब ये सारी बातें मोहल्ले के लोगों से सुनी तो मुझे जरा भी यकीन नहीं आया इन सब बातों पर। शायद मोहल्ले के जो लोग थे वो किसी हॉरर मूवी के साथ इस कब्र को मंसूब कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरर मूवी के सीन जैसा लग रहा था कि पूर्णमासी की रात को कोई रूह इससे बाहर निकलती है और अपनी खून की प्यास बुझाकर वापस इसके अंदर चले जाती है। ये किसी फिल्म की स्टोरी ही लग रही थी। बहरहाल एक शाम की बात है कि उस शाम हमारी पूरी के पूरी फैमिली चाय पी रही थी। एक ही टेबल पर हम लोग चाय पी रहे थे। तभी हमारे अब्बू ने हमें बताया कि बेटा, घर की तामीर का काम अब शुरू हो चुका है। बातों ही बातों में हमने अब्बू से कब्र के उस कदबे का जिक्र भी छेड़ दिया कि अब्बू, यहाँ के लोग कहते हैं कि उस कदबे में कोई रूह कैद है और पूर्णमासी की रात वो रूह निकलकर लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाती है। और उसके बारे में मोहल्ले में गर्दिश करती हुई तमाम बातों को अब्बू को सुना दिया। जैसे ही मैंने अब्बू से ये बात कही तो वहाँ मौजूद सारे के सारे हमारे फैमिली के लोग हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं आज के दौर में भी ऐसी बात पर यकीन कर बैठी और अब्बू से पूछ भी बैठी। लेकिन तभी मेरी दादी बोल उठी, नवाज बेटा, ये सारी हकीकत है, ये सब हक बात है बेटा, तुम सही कहती हो। इस कदबे में कोई मावराई मखलूक कैद है, कोई रूहानी मखलूकात इसमें कैद है और इस मावराई मखलूक का ताल्लुक, इस रूहानी मखलूक का ताल्लुक उस कब्र में दफन हुए शख्स से ही है। ताया अब्बू, उनकी अम्मी यानी मेरी दादी की बात सुनकर हैरान रह गए और वो हैरानी से कहने लगे, अम्मी, आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? भला आप तो यहाँ पर कभी आती भी नहीं थी। इस कदबे के साथ कोई चक्कर हुआ है या आपको कैसे पता? और वैसे भी अम्मी जान, ये तो लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं, ये लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो लोगों ने मशहूर कर रखी है ताकि लोग यहाँ पर खौफ का माहौल क्रिएट कर सकें। भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है अम्मी जान? इस साइंसी दौर में भूत प्रेत की कोई जगह नहीं है। इस साइंसी दौर में भूत प्रेत क्या करेंगे आकर? अब इस कदबे में कोई हवाई वजूद कैद नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है और ना ही मैं इन बातों को कभी मानता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मैं कि वो कदबा लगता बड़ा पुरअसरार है, उसे देखकर अलग ही पुरअसरार झलकती है। ये जरूर हो सकता है कि वहाँ पर किसी हॉरर मूवी की शूटिंग की जा सकती है, मैंने हंसते हुए कह दिया। मैंने भी इस कदबे के बारे में अपने एक दोस्त से सुना है, लेकिन कभी भी मैंने वहाँ पर जाकर पास से उस कदबे को देखा नहीं। आखिर ऐसी क्या खास बात है उस कदबे में? आफिया ने उलझनज़दा लहजे में कहा। वो मेरी फर्स्ट कजिन होने के साथ साथ
उससे मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। ऐसा तो कुछ खास नहीं लगता उसमें, लेकिन फिर भी उस कदबे को देखकर मुझे अजीब सा ही एहसास होता है, जिसे मैं कोई भी नाम देने से कासिर हूँ, मेरे अब्बू ने कहा। दादी की तरफ देखते हुए तभी आफिया बोली, दादू आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि इस कदबे में कोई मावराई मखलूक कैद है। तभी दादी कहने लगी कि तुम्हारे दादा अब्बू ने ही मुझे बताया था बेटा, इसीलिए मैं इतने यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसमें मावराई मखलूक कैद है। और तुम्हारे दादा अब्बू जो थे ना बेटा, वो इस बात के चश्मदीद गवाह भी थे। बहुत पहले की बात है बेटा, इस मोहल्ले में एक लड़की रहने आई थी और वो लड़की इस कदर हसीन थी कि जैसे सारी कायनात का हुस्न, सारी दुनिया की हसीनत उसको मिल गई हो। दादी अभी ये बात कर ही रही थी, हमें बात बता ही रही थी कि तभी अब्बू ने उनकी बात काट दी और अब्बू उनकी बात काटते हुए बोले, अम्मी आप भी कमाल करती हैं, भला उस लड़की का इस कदबे से क्या ताल्लुक हो सकता है? आप भी नए नए रिलेशन जोड़ रही हैं। मुझे तो ये आपकी बातें भी और उन लोगों की बातें भी फिजूल बकवास लगती हैं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उस लड़की का भला उस कदबे से क्या ताल्लुक हो सकता है? तभी दादी गुस्से से बोली, चुप बैठ उल्लू कहीं का। अब्बू को दादी डांटते हुए बोली, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर उल्लू। हाँ तो बेटा मैं कहाँ थी? उस लड़की का नाम था विमला। कहा जाता है बेटा कि वो विमला नाम की जो लड़की थी वो काला इल्म यानी काला जादू जानती थी। काला जादू करने पर उसको बेटा 10 तरस हासिल थी। बहुत माहिर थी वो काले जादू और काले अमल को करने में। लेकिन इसके बावजूद इंसानी फितरत के मुताबिक विमला नामी वो लड़की अपनी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, अपनी शक्तियों को और ज्यादा पावरफुल करना चाहती थी। इसीलिए विमला ने किसी मावराई मखलूक को कब्जे में करने के लिए अमल शुरू कर दिया था। फिर मुसलसल 1 साल की लगातार मेहनत के बाद विमला अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। लेकिन तकदीर ने फिर पलटा खाया और वो हो गया जो कभी होना नहीं चाहिए था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दादी सांस लेने के लिए रुकी ही थी कि मैंने तभी झट से उनसे पूछ लिया, दादी फिर क्या हुआ? विमला को क्या हुआ? विमला मर गई क्या उसके बाद? हाँ बेटा वो फिर मर गई, क्योंकि जिस मावराई मखलूक को उसने काबू करने के लिए अमल किया था तो वो बेइंतहा मुश्किलात से गुजरी, क्योंकि अमल के दौरान ही अपने पास मौजूद काली ताकतों और बदरूहों को देखने के बावजूद भी वो नहीं घबराई। लेकिन जब वो जिन्नात या जब वो वजूद उसके काबू में आ गया और उसके बाद जैसे ही वो सामने आया तो उसे देखकर विमला के दिल की मानो धड़कनें ही रुक गई। दादी अपनी बात मुकम्मल करके पूरी तरह से अब खामोश हो गई। क्या वो वजूद इस कदर खौफनाक और इस कदर डरावना था? आफिया ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। दादी बोली, मुझे पता नहीं, ना ही बेटा मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है, लेकिन कहा जाता है वो वजूद है, लेकिन भूत जैसा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो बेइंतहा हसीन है और मर्दाना वजहात तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। व्हाट रबिश, एक तो भूत इस जमाने में और वो भी हसीन यानी खूबसूरत। अगर भूत हसीन ही होते हैं तो फिर क्या कहना जी। मैंने हंसते हुए दादी की बात का मजाक बनाते हुए कहा। मेरी अम्मी जो काफी वक्त से खामोश बैठी हुई थी, तभी वो बोली, अगर ये भूत की दास्तान सच भी है तो इस बात का कब्र के उस तकबे से क्या ताल्लुक, क्या वास्ता बनता है उसका उस कब्र के तकबे से? दादी ने कहा, वास्ता है, क्योंकि वो जिस कब्र का तकबा है उसमें वो विमला नामी औरत ही दफन है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।